हेलो दोस्तों, परमहंस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवम पांडे और आज एक बार फिर से शिक्षा मनोविज्ञान में मैं एक जो टॉपिक लेकर आया हूं बेहद खास है। वह टॉपिक क्या है? व्यवहारवादियों के सिद्धांत। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। व्यवहारवादियों के सिद्धांत हैं, उन्होंने क्या दिया। इसमें कुछ जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने अपने सिद्धांत में क्या क्या कहा मनोविज्ञान के बारे में। और जो हमारा टॉपिक चल रहा है अधिगम, इसी से रिलेटेड करके हम व्यवहारवादियों के सिद्धांत को पढ़ेंगे दोस्तों। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था जो एक मनोविज्ञान में जो चीजें बांटी गई थी अधिगम में, वो था संज्ञानवादी और एक था व्यवहारवादी सिद्धांत। हमने उसमें बताया था कि संज्ञानवादी क्या है और व्यवहारवादी क्या है। तो आज हम पढ़ेंगे इसमें व्यवहारवादियों के सिद्धांत। तो इसमें कुछ प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं, आइए उसके बारे में हम जान लेते हैं। एक प्रमुख या प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं थॉर्नडाइक महोदय। थॉर्नडाइक है ये दोस्तों अमेरिकन मनोवैज्ञानिक है। कहाँ के हैं? अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। थॉर्नडाइक महोदय ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने अपना पूरा जीवन शिक्षा के क्षेत्र में ही व्यतीत कर दिया दोस्तों। किसमें व्यतीत किया? शिक्षा के क्षेत्र में सारा जीवन व्यतीत कर दिया। शिक्षा के क्षेत्र में। और इन्होंने बहुत से प्रयोग किए और किस पे प्रयोग किए? अनेक पशुओं पर प्रयोग किए। इन्होंने अपने जीवन में अनेक पशुओं पर प्रयोग किए। अनेक पशुओं पर प्रयोग करने के कारण इन्हें पशु मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? पशु मनोविज्ञान। पशु मनोविज्ञान का जनक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जब पूरा अपना योगदान दिया, पूरा जीवन समर्पित कर दिया, तो इसी की वजह से इन्हें प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है दोस्तों। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी दोस्तों कहा जाता है। किसको कहा जाता है? थॉर्नडाइक महोदय को। तो आइए जानते हैं थॉर्नडाइक महोदय ने क्या सिद्धांत दिया। और पहले ये जानेंगे कि थॉर्नडाइक महोदय कहाँ के निवासी थे। तो ये अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने व्यवहारवादी सिद्धांत के जो प्रमुख बिंदु है उसमें इन्होंने क्या क्या दिया, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये जब मनोविज्ञान में व्यवहारवादी सिद्धांत आया तब ये जुड़े थे, लेकिन मूलतः अगर ये देखा जाए तो ये प्रकार्यवादी संप्रदाय से जुड़े थे। तो इसे मूलतः इन्हें व्यवहारवादी सिद्धांत के मनोवैज्ञानिक नहीं कहा जाता। इन्हें जो है प्रकार्यवादी संप्रदाय से संबंधित है, इसलिए प्रकार्यवादी संप्रदाय के रूप में जाना जाता है दोस्तों। तो इन्होंने जो शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दिया वो क्या दिया, आइए जानते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने एक सीखने का नियम दिया। सीखने का नियम। सीखने का नियम दिया, इसे ही हम अधिगम भी कहते हैं। अधिगम। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम सीखने के नियम दिए, इसीलिए इन्हें प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। तो जो सीखने के नियम दिए इसमें उन्होंने 2 नियम दे दिया दोस्तों। क्या क्या दिया, आइए जानते हैं। एक नियम दिया जिसे प्रधान नियम कहते हैं। प्रधान नियम या मुख्य नियम, इसे ही इंग्लिश में देखें तो प्राइमरी लॉज। और जो दूसरा नियम दिया इन्होंने सीखने के नियम में, वो दिया गौण नियम। गौण नियम या द्वितीयक नियम या इंग्लिश में कहे तो इसे सेकेंडरी लॉ।
तो सीखने के नियम में थार्डाइक महोदय ने 2 नियम दिया। एक पहला है प्रधान नियम, जिसे हम मुख्य नियम या प्राइमरी लॉ के नाम से जानते हैं, और जो दूसरा नियम है वो दोस्तों है गौण नियम या द्वितीयक नियम या सेकेंडरी लॉ। तो आइए जानते हैं कि जो ये प्रधान नियम थार्डाइक महोदय ने दिया वो नियम क्या है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो मुख्य नियम में पहला नियम क्या था उनका? मुख्य नियम या प्रधान नियम। इन्होंने इसमें जो है 3 नियम दिया। पहला नियम क्या था दोस्तों? पहला नियम था अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम। और जो दूसरा नियम था वो था प्रभाव का नियम। और जो तीसरा नियम था दोस्तों वो तत्परता का नियम था। तत्परता का नियम। इन्होंने प्रधान नियम में 3 नियम दे दिए। एक था अभ्यास का नियम, और दूसरा है प्रभाव का नियम, और तीसरा है तत्परता का नियम। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि अभ्यास का नियम क्या है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो प्रधान नियम में पहला हम नियम देखेंगे अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम, इसमें हम जानते हैं कि इसके बारे में इन्होंने क्या कहा। तो अगर हम अभ्यास के नियम से तात्पर्य अगर सामान्यतः भाषा में निकालते हैं तो किसी भी विषय वस्तु के प्रति अगर हम जो बार बार अभ्यास करते हैं तो विषय वस्तु हमें क्या होती है, याद आने लगती है। तो शिक्षा मनोविज्ञान में भी इसी चीज को बताया गया है, लेकिन दूसरे शब्दों में कहा गया है। तो आइए जानते हैं अभ्यास के नियम में वो क्या कहा गया है। अभ्यास के नियम में तो इसमें स्टार्ट करेंगे। जो एडवर्ड ली थार्डाइक महोदय हैं, इनकी जो मुख्यतः थ्योरी थी वो किस पे आधारित थी? अनुक्रिया और उद्दीपक पे आधारित थी। तो पहले जानेंगे अनुक्रिया क्या है और उसके बाद उद्दीपक क्या है। अनुक्रिया और उद्दीपक। अनुक्रिया को हम इसके इंग्लिश में कहेंगे रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स इसे और क्या कहेंगे? स्टिमुलस। स्टिमुलस। तो इसमें इन्होंने बताया कि उद्दीपक के प्रति जो हम क्रिया करते हैं, अर्थात लक्ष्य के प्रति जब हम क्रिया करते हैं, तो वही दोस्तों क्या कहलाता है? अनुक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुक्रिया। लेकिन जब हम किसी विषय वस्तु को प्राप्त करने के लिए बार बार प्रयास करते हैं या प्रयत्न करते हैं, तो वही हमारा क्या कहलाता है दोस्तों? उद्दीपक कहलाता है। क्या कहलाता है? उद्दीपक कहलाता है। तो अभ्यास के नियम में इन्होंने बताया कि किसी भी विषय वस्तु को प्राप्त करने के लिए या हमको लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो अगर आप अभ्यास की बार बार पुनरावृत्ति कर रहे हैं, क्या करेंगे आप? अभ्यास की पुनरावृत्ति। अभ्यास की पुनरावृत्ति। तो अभ्यास की पुनरावृत्ति करेंगे तो इसके बीच क्या बनता है? एक बंधन बनता है, संबंध बनता है, एक बंधन या संबंध। और यही बंधन या संबंध क्या कहलाता है दोस्तों? अनुबंधन कहलाता है। और अगर यही अनुबंधन अगर मजबूत होता है, अनुबंधन क्या है? मजबूत होता है। अगर हमारा अनुबंधन मजबूत होगा तो जाहिर सी बात है हमारा अधिगम सुगम होगा। और वही सुगम होगा क्या? यह अधिगम 100% होगा। अधिगम क्या होगा हमारा? 100% होगा। लेकिन फिर इन्होंने बताया कि अगर अभ्यास में कमी आती है, किसी भी विषय वस्तु के प्रति अभ्यास में कमी, अभ्यास में कमी आएगी दोस्तों, तो जाहिर सी बात है अनुबंधन क्या होगा? कमजोर होगा।
अनुबंधन कमजोर होगा, और जब अनुबंधन कमजोर होगा तो जाहिर सी बात है अधिगम नहीं होगा दोस्तों। लेकिन सन 1930 ईस्वी में थार्नडाइक महोदय ने अपने इस नियम में संशोधन करते हुए फिर से कहा कि आवश्यक नहीं है कि किसी विषय वस्तु के प्रति आप लगातार अभ्यास की पुनरावृत्ति ही करें तभी ही आपका अधिगम मजबूत हो। ये आवश्यक नहीं है। क्यों नहीं है? मान लीजिए आप किसी विषय वस्तु को पढ़ रहे हैं और एक ही बार में आपको पढ़ने पे वो चीजें आपको समझ में आ जा रही हैं, तो ये आवश्यक नहीं है कि आपको बार बार किसी भी चीज को पुनरावृत्ति करना पड़े, उस विषय वस्तु के प्रति बार बार आपको कार्य करना पड़े। इसीलिए सन 1930 ईस्वी में थार्नडाइक महोदय ने सन 1930 ईस्वी में अपने इस नियम में क्या किया? संशोधन कर दिया। और इन्होंने ये बताया कि ये आवश्यक नहीं है कि किसी विषय वस्तु को सीखने के लिए हमें बार बार क्या करना पड़े? अभ्यास करना पड़े। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। तो अगर आपको ये समझ में आया हो तो आगे बढ़े इसके आगे। इसके बाद जो आया है नियम, वो क्या है? प्रभाव का नियम है। तो इसके बाद हम जानेंगे जो दूसरा नियम आया दोस्तों, मुख्य नियम या प्रधान नियम में, वो दूसरा नियम आया क्या? प्रभाव का नियम। गर्मी बहुत अत्यधिक है, तो जो प्रभाव का नियम दोस्तों आया उसमें हम जानते हैं प्रभाव का नियम क्या है, इसे ही संतोष या असंतोष का नियम भी कहते हैं। तो आइए पहले इसके नाम के जानते हैं कि प्रभाव का नियम में कितने नामों से जाना जाता है। इसे ही परिणाम का नियम भी कहते हैं दोस्तों। किसे कहते हैं? परिणाम का नियम। और इसे ही नाम एक और नाम से जाना जाता है संतोष का नियम। संतोष का नियम। और इसे एक और नाम से जाना जाता है दोस्तों असंतोष का नियम। असंतोष का नियम। तो इसके चार नाम है दोस्तों, आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। प्रभाव का नियम या परिणाम का नियम या संतोष का नियम या असंतोष का नियम। तो थार्नडाइक महोदय ने जो अपनी मुख्यतः थ्योरी दी वे किस पर आधारित थी? अनुक्रिया और उद्दीपक पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? अनुक्रिया, अर्थात लक्ष्य के प्रति जो हम क्या करते हैं? क्रिया करते हैं। अनुक्रिया और उद्दीपक पर आधारित थी। इसे हम कहेंगे रिस्पॉन्स। इसे कहेंगे स्टिमुलस। इन्होंने क्या कहा कि आप किसी विषय वस्तु के प्रति क्या कर रहे हैं? अनुक्रिया कर रहे हैं, तो इसके बीच क्या बनेगा? परस्पर बंधन बनता है। बंधन बनता है या कह लीजिए संबंध बनता है। और यही बंधन या संबंध क्या कहलाता है दोस्तों? अनुक्रिया कहलाता है। अनुक्रिया और उद्दीपक के बीच जो बंधन बनता है वही क्या कहलाता है दोस्तों? अनुक्रिया कहलाता है। और जब ये अनुक्रिया क्या होती है, इसमें संतोष और असंतोष कहा गया है। अगर हमें संतोष की प्राप्ति होती है तो हमारा जो अधिगम होता है सुगम होता है, और हमारा जब अधिगम सुगम होगा तो हमारा क्या होगा? अधिगम 100% होगा। अधिगम क्या होगा? 100% होगा, 100%। ठीक, तो इसमें देखिए दो चीजें इसमें बताई गई हैं, संतोष और असंतोष। दो पॉइंट है, जान लेते हैं क्या है। किसी विषय वस्तु के प्रति अगर हम कार्य कर रहे हैं तो हमें क्या संतोष की प्राप्ति अगर हो रही है, सकारात्मक अगर हमारे अंदर विचार आ रहे हैं किसी विषय वस्तु के प्रति, तो हमारा जो संबंध बनता है या अनुबंधन बनता है वो कैसा होता है दोस्तों? मजबूत होता है। अनुबंधन क्या होगा दोस्तों? मजबूत होगा। और अगर अनुबंधन मजबूत होगा तो जाहिर सी बात हमारा अधिगम सुगम हो जाएगा। ठीक है। और फिर इसी में एक और बात कही गई कि अगर किसी विषय वस्तु के प्रति हमें असंतोष की स्थिति उत्पन्न होती है, किसकी? असंतोष की। असंतोष की स्थिति अगर उत्पन्न होगी तो हमारा जो अनुबंधन बनेगा, अनुबंधन जो बनेगा दोस्तों वो क्या बनेगा दोस्तों? कमजोर बन जाएगा।
कमजोर अगर बन गया तो हमारा जाहिर सी बात है अधिगम जो होगा वो क्या होगा, ना के बराबर होगा, ना के बराबर हमारा जो अधिगम होगा। इसीलिए इस नियम को संतोष का नियम या असंतोष का नियम कहते हैं। और जानते हैं इसे परिणाम का नियम क्यों कहते हैं, कि किसी विषय वस्तु के प्रति आप जब क्रिया करेंगे तो कुछ ना कुछ उसका परिणाम आएगा दोस्तों। इसी की वजह से इसे परिणाम का नियम भी कहा जाता है। और इसे अनुक्रिया और उद्दीपक के बीच जब आप कोई क्रिया करेंगे तो उसमें जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ प्रभाव दिखेगा, और यही इसीलिए इसे प्रभाव का नियम भी दोस्तों कहते हैं। तो अगला हम जानते हैं जो प्रधान नियम है, इसमें जो तीसरा नियम दिया गया है दोस्तों, तत्परता का नियम। आइए जानते हैं तत्परता का नियम क्या है दोस्तों। थार्डाइक महोदय ने मुख्य नियम में जो दोस्तों तीसरा नियम दिया वो क्या दिया, तत्परता का नियम। तत्परता का नियम, इसे 2-3 नामों से जाना जाता है, तो जान लेते हैं इसे क्या कहते हैं। प्रेरणा का नियम, प्रेरणा का नियम या तैयारी का नियम या मानसिक तैयारी का नियम। इसे और 3 नामों से जाना जाता है दोस्तों, क्या, प्रेरणा का नियम या तैयारी का नियम या मानसिक तैयारी का नियम। किसे कहा जाता है दोस्तों, तत्परता का नियम। जो इन्होंने सीखने के नियम में मुख्य नियम दिए, और उस मुख्य नियम में जो तीसरा नियम है दोस्तों तत्परता का नियम, इसी ही तत्परता के नियम को 3 नामों से और जाना जाता है दोस्तों। जो पहला है प्रेरणा का नियम या तैयारी का नियम, और तीसरा क्या है, मानसिक तैयारी का नियम। तो आइए जानते हैं कि इसे प्रेरणा का नियम क्यों कहा जाता है, तैयारी का नियम क्यों कहा जाता है, या मानसिक तैयारी का नियम क्यों कहा जाता है दोस्तों। तो इसके पीछे एक रहस्य है कि आप जब किसी भी विषय वस्तु के प्रति अनुक्रिया करेंगे, अनुक्रिया कब करेंगे, किसके प्रति करेंगे, उद्दीपक के प्रति करेंगे। उद्दीपक अर्थात लक्ष्य, आपका जो लक्ष्य है उसी के प्रति आप हमेशा क्या करते हैं दोस्तों, क्रिया करते हैं। और उसको क्रिया करने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा, हमेशा मोटिवेट होना पड़ेगा दोस्तों, हमेशा आपको मानसिक रूप से तैयार होना पड़ेगा। अगर आपको लक्ष्य की प्राप्ति करना है दोस्तों तो हमेशा तत्पर रहिए। इसीलिए इसे दोस्तों तत्परता का नियम कहा जाता है। थार्डाइक महोदय ने जो नियम दे दिया बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है शिक्षा मनोविज्ञान में, तत्परता का नियम। इसीलिए इसे प्रेरणा का नियम, तैयारी का नियम और मानसिक तैयारी का नियम कहा जाता है। तो इसमें 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, पहला बोल दिया है दोस्तों प्रेरणा, और दूसरी चीज इन्होंने बताई तैयारी, और तीसरी चीज इन्होंने बताई मानसिक तैयारी। आप अगर किसी विषय वस्तु के प्रति मानसिक रूप से तैयार नहीं है तो जाहिर सी बात है आपका लक्ष्य कंप्लीट नहीं होगा दोस्तों। इसीलिए इसे तत्परता का नियम कहा जाता है दोस्तों। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।